हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो आपका वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ था उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 7.9 मुझसे करना नहीं गया है ना। तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 7.9 पे देखेंगे और उसके बाद जो है आपका जो क्वेश्चन जो था 7.40 उस पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा वो देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अ कार वेज 1800 किलोग्राम। देखिए बेटा, यहाँ पर ये कार है, ये कार वेज 1800 किलोग्राम, इसका मास है 1800 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन इस फ्रंट एंड द बैक एक्सल्स इज 1.8। ये फ्रंट एक्सल होगा, ऐसे जाएगा ना जो अंदर एक व्हील इधर होगा एक उसके पीछे होगा, मतलब ये यहाँ पर एक्सल होता है। अगर आपने देखा होगा ना, एक रोड होता है ऐसे एक्सल, तो ये दोनों के बीच का, दोनों एक्सल के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 1.8 मीटर, है ना। देखिए यहाँ पर ये व्हील है, यहाँ से एक रोड एक एक्सल अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से एक एक्सल अंदर की तरफ जाएगा, तो ये वाला आ गया 1.8 मीटर। Its center of gravity is 1.5 मीटर 0.5 मीटर behind the front axle। मतलब यहाँ पर कोई जगह पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.5। Determine the force exerted by the level ground on each front and each back wheel। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लेवल ग्राउंड से क्या लगती है, N1 और N2, ये क्या लगती है, इसको हमको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोग एलिवेशन देख रहे हैं, ये हम लोग एलिवेशन देख रहे हैं। अगर हम लोग टॉप व्यू देखेंगे ऊपर से, तो ये वाला हो जाएगा उसका, यहाँ पर उसका फ्रंट व्हील हो जाएगा, ये दो फ्रंट व्हील है। देखिए हम लोग कार को साइड से देख रहे हैं, दिस इज नॉन एज एलिवेशन, है ना। और अगर ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, तो दैट इज नॉन एज प्लान। तो अगर हम इसका प्लान देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये दो फ्रंट व्हील है, ये दो बैक व्हील है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, इट इज गिवन हियर इज 1.8 मीटर। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कोई जगह पर सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो आपके पास दिया हुआ है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1.05 मीटर इतना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सपोज ये दोनों व्हील का मास m यहाँ पर लगता है और ये दोनों व्हील का मास m यहाँ पर लगता है, मतलब m1 एंड m2 यहाँ पर रहता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास, देखिए अब ये वाला जो है, अगर हम लोग क्या करेंगे, पहले m1 क्या है, मास ऑफ द टू व्हील, ये दोनों व्हील। m2 क्या है, मास ऑफ द टू व्हील। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 1.05 है, तो ऑब्वियसली ये वाला 1.80 माइनस 1.05, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 0.75 आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1800, है ना। ये दोनों मिला के हमारे पास 1800 हो जाता है कार का वेट। मतलब एक काम करेंगे, यहाँ पर जो टोटल हमको मास लग रहा है, वो मास लग रहा है हमारे पास m1 और यहाँ पर m2। नाउ द कार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, कार रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कार, तो क्या मतलब हुआ, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है ये कार ऐसे घूमती नहीं है, मतलब कार इज स्टेशनरी, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1800 एंड नाउ द कार इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसे हम लोग लिखेंगे ना, क्योंकि कार जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा
वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर हम लोग घड़ी को ऐसे रखेंगे, है ना, या तो ऐसे देखो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ m1 और m2 की। मतलब m1g इज द फोर्स, इट इज इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या फोर्स लगता है? m2g, जितना फोर्स जो है यहाँ पर लगता है। तो m1g अगर आप देखोगे तो इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, है ना। सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट में अगर हम लोग टॉर्क लेंगे तो सिर्फ ये वाला m1g फोर्स होगा, ये कार को किस डायरेक्शन में घुमाएगा? इन विच डायरेक्शन? तो ये वाला डायरेक्शन में घुमाएगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो m1g ये फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड द फोर्स, तो ये वाला हो गया हमारे पास 1.05। अब ये वाला इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? ये वाला हो जाएगा m2g, और ये वाला हो जाएगा 0.75 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों अगर 0 होंगे ना, तभी हमारे पास जो है ये कार इक्विलिब्रियम में रहेगी। वरना अगर ये ज्यादा हो गया ना तो ये कार ऐसे रोटेशनल मोशन करेगी, ये ज्यादा हो गया तो कार ऐसे रोटेशनल मोशन करेगी या ऐसे उठ जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया, सिंपल मीनिंग इज लाइक दिस कि यहाँ पर m1g into 1.05, ये वाला टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिव, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट इज नेगेटिव। सो m1 और g की जगह पे अगर हम लोग 10 लिखते हैं into 1.05 minus m2 into 10 into 0.75 is equal to 0. So ये वाला m1 into 10.5 minus यहाँ पर m2 into 7.5 is equal to 0. So ये वाला m1 into 21 by 2 minus m2 into 15/2 is equal to 0. अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर लिखें तो 21m1 minus 15m2 is equal to 0. Let us say this is our equation number 2, है ना। ये वाला क्या हो गया हमारे पास m1 और यहाँ पर जो है m2, ये वाला अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और हमारे पास m1 plus m2 is equal to 1800 है। अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करूंगा? 21m1 minus 15m2 is equal to 0, और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 15m1 plus 15m2 is equal to 18 मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप करोगे तो 1800 ये हो गया, सॉरी 180 ये हो गया, और 90 ये हो गया। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 270 और ये 20, मतलब इतना आंसर आ जाएगा। फिर अगर आप जो ये दोनों का एडिशन लोगे तो 36m1 is equal to 27000, so m1 is equal to 27,000 divided by 36। 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, 9 4 सा एंड 9 3 सा 1 2 और 3, ठीक है ना। अब हमारे पास 4 से डिवीजन चल जाएगा, तो देखिए 4 और यहाँ पर 7 28 5, है ना, 5 कितना हो गया? 300 हो गया, बिल्कुल हो गया 300, और एक 0, मतलब m1 is equal to we can say 750। अब m1 750 आ रहा है तो m2 कितना होगा? so we will find it out by this equation, okay। so पहले आप इतना लिखिए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे? आप ही को दिया है m1 plus m2। m1 का क्या मतलब हुआ? ये दोनों व्हील का मास। m2 का क्या मतलब हुआ? ये दोनों व्हील का मास। so m1 plus m2 is equal to mass of the car, मतलब उसका जो मास है, देखिए एक्चुअली m1 और m2 क्या है? m1 मतलब यहाँ पर जितना मास उसका लग रहा है। कोई बोलेगा आप ऐसे लिखो ना यहाँ पर वेट, तो m1g plus m2g is equal to 1800g ऐसे भी लिखेंगे।
तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि यहाँ पर फ्रंट दो व्हील पे जितना मास आता है ना उसको हम लोगों ने m1 कहा और बैक टू व्हील्स पे जितना मास आता है उसको हम लोगों ने m2 कहा। सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 1800। अगर हम लोग जो है यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट में अगर हम लोग टॉर्क लेंगे तो ये वाला m1g जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, m2g जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो हम लोगों को दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन m1 कम्स आउट टू बी वी कैन से 750। ठीक है, अब इतना वीडियो पोस्ट करके इतनी नोट बनाइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, m1 750 प्लस m2 इज इक्वल टू 1800, मतलब m2 कम्स आउट टू बी 1050 m2 विल बी इक्वल टू 1050। अब हमको ये नहीं पूछा है, हमको तो ये पूछा है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ईच व्हील पे क्या होगी। सो वी कैन से नाउ m1 इज इक्वल टू 750। नाउ इफ mass on each front wheel is mf, है ना, तो mf होगा, तो mf इज इक्वल टू आपको ऐसे लिखना पड़ेगा m1 यानी ये दो व्हील का मास, इट विल बी इक्वल टू 2mf। तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 750 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मास ऑन द फ्रंट व्हील। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मास ऑन द फ्रंट व्हील इज इक्वल टू वी कैन से 350 ना 325, आई एम सॉरी 325 का होगा 650 और 375 किलोग्राम विल बी द मास ऑन ईच फ्रंट व्हील। अब इसका इस पे मास जो है ये वाला फ्रंट व्हील है, इस पे मास जो आ रहा है पूरी कार का ये 375 है, तो इसका वेट कितना होगा। सो m1g इज इक्वल टू 375 इंटू 10, तो ये वाला हो जाएगा 3750 न्यूटन, है ना। तो ये फ्रंट जो व्हील है ना, ये फ्रंट व्हील का पूरा मतलब ये जो फ्रंट व्हील है ना, इस पे जो वेट लगेगा वो वेट कितना होगा बेटा 3750। मतलब यहाँ पर mfg अगर इसको लिखते तो ये वाला 3750, तो नॉर्मल रिएक्शन, सो वी कैन से नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील इज इक्वल टू 3750 न्यूटन। अब हम लोग देखेंगे m2 is equal to 1050। Now if mass on each backside wheel is mb, so we can say m2 is equal to 2 mb, तो 1050 is equal to 2 mb, so mb is equal to ये वाला कितना हो गया हमारे पास 525, है ना। सो मास देखिए यहाँ पर आपके पास ये कितना होगा, सो मास ऑन each wheel will be like this, so weight on each wheel will be equal to we can say m2 into b, sorry mb into g, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा 525 और ये वाला हो जाएगा 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 5250 न्यूटन। अब यहाँ पर हर व्हील पे अगर आपके पास हर व्हील पे कितने mdg इज इक्वल टू 5250, तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 5250 न्यूटन। ओके, सो हर व्हील पे, हर एक फ्रंट व्हील पे कितना जो है आपके पास हर एक फ्रंट व्हील पे होगा नॉर्मल रिएक्शन 3750, और हर एक बैक व्हील पे कितना होगा, तो हर एक बैक व्हील पे होगा आपके पास 5250 न्यूटन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसको नोट बनाइए। और चाइल्ड वाला हम लोगों ने लास्ट किए थे, चाइल्ड वाला जो है हम लोगों ने लास्ट किए थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। सो नाउ इसकी नोट बनाइए, ये पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए बढ़िया। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7.14 पर। वीडियो को पोस्ट कीजिए, इसकी नोट बनाइए। चलिए अब हम लोग जो है 7.14 पे, a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? पहले तो क्वेश्चन है, what is the linear acceleration of the rope? चलिए ये भी मैं बताता हूँ। Assume that there is no slip. चलिए अगर आपके पास एक होलो सिलेंडर है, क्या है बेटा? होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, और उस पे आपने एक रोप ऐसा बांधे हुए, आप ऐसे रोप जो है बांधे हुए, और ये रोप को आप जो है पुल कर रहे 30 न्यूटन। दिस रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, है ना? अब अगर ये आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर इसका अगर हम लोग साइड व्यू लेंगे, मतलब ये वाला आप फोर्स लगा रहे हो, दैट फोर्स इज 30 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 0.40 मीटर, ये वाला आपके पास रेडियस हो गया। सो टॉर्क इज इक्वल टू, वी कैन से, हम लोग कितना टॉर्क दे रहे हैं उसको, देखिए हम लोगों ने यहाँ से देखा तो ये वाला हमको होलो सिलेंडर ऐसा दिखा जिसपे आप लोग फोर्स 30 न्यूटन, और ये वाला आपको 40 मीटर। तो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0.40 इंटू 30 इंटू वी कैन से साइन 90 हुआ। सो हम लोग जो टॉर्क दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं? 40/100, और यहाँ पर 30 इंटू वी कैन से 1। सो 0 and 0 विल गेट कैंसल। सो टॉर्क इज इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर का हम लोग इसको टॉर्क दे रहे हैं, है ना? तो 12 न्यूटन मीटर का हम इसको टॉर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? सो टॉर्क इज इक्वल टू, वी कैन से आई अल्फा। सो 12 इज इक्वल टू आई का क्या वैल्यू हुआ? mr² इंटू वी कैन से अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू m की जगह पे 3 और r की जगह पे 0.12 का स्क्वायर, है ना? और इंटू वी कैन से अल्फा। आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला है। ऐसे ही हमारे पास बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू वी कैन से आई अल्फा। तो ये वाला हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.12 का स्क्वायर, मतलब 0.12 इंटू 0.12 इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12 इंटू 12। तो ये वाला कितना हो गया आपके पास? 100, और ये वाला कितना हो गया आपके पास? 100। चलिए ये 1 12 और 1 12 कैंसिल हो गया हमारे पास। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 और ये वाला 25, तो ये वाला कितना हो गया? 2500 डिवाइडेड बाय वी कैन से 9। सो अल्फा इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 9 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विल बी योर अल्फा, विल बी योर अल्फा। सो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विल बी योर अल्फा। तो ये वाला आपके पास जो ये आप कैलकुलेट कर लेना, जो आए वो आपका अल्फा ना आपके पास आ जाएगा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू, वी कैन से 2500 अपॉन अल्फा। चलिए अब अगर हम लोग देखेंगे उसके अंदर मैंने क्वेश्चन वापस तरीके से पढ़ा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा होलो सिलेंडर के लिए आपके पास mr² सही। अब उन लोगों ने दूसरा पूछा है, उन लोगों ने दूसरा क्या पूछा है? सो सेकंड क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट
लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में आपके पास एक रिलेशन है। जैसे v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा है बनता है, v इज इक्वल टू, तो वैसे ही a इज इक्वल टू r इंटू अल्फा, ये वाला भी आपके पास रिलेशन है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है इसका डेरिवेशन, लेकिन हमको ये एक्सेप्ट करेंगे कि a इज इक्वल टू, या मैं आपको लाइव क्लासेस में ये डिराइव करके भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। सो ये वाला r आपके पास 0.12 और अल्फा की जगह पे 2500 डिवाइडेड बाय 9, ये वाला आप कर लो, जो आए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी योर लीनियर एक्सेलरेशन, है ना। तो ये वाला आपके पास हो गया लीनियर एक्सेलरेशन। सो राइट इट डाउन, इतना आप लिखिए, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने एक नया चीज सीखा कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। Okay, so this is how we generally relate linear acceleration with angular acceleration। अब हमारे पास देखिए 7.15 की बात हम लोग करेंगे, देखिए 7.15 की बात करेंगे। To maintain a rotor in a uniform angular speed of 12,200 radian per second, an engine needs to transmit a torque of 180 Newton meter. What is the power required by the engine? अब ये देख बढ़िया जो है बताइए कि यहाँ पर आपके पास assume that the engine is 100% efficient। अब याद कीजिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू F इंटू V। सो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, ये वाला भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जैसे हमारे पास लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स इनटू वेलोसिटी विल गिव यू पावर, ऐसा था ना, तो यहाँ पर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी विल गिव यू, वी कैन से पावर। अब देखिए, अब एंगुलर स्पीड आपको दिया हुआ है 200 रेडियन पर सेकंड, है ना। अब यहाँ पर टॉर्क कितना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू 180 न्यूटन मीटर। अब देखिए पावर इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा, सो ये वाला 180 इंटू 200, तो ये वाला अगर आप देखोगे तो 36.23 ये वाट, है ना। इतना पावर आपको चाहिए होगा, तो इतना पावर जो है आपको यहाँ पर चाहिए होगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो P इज इक्वल टू 36 किलोवाट, ये वाला भी पावर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये वाला आपके पास हो गया 7.15, ये वाला आपके पास इतना हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 7.16 पे ये वाला आपके पास 7.16 है। ये वाला क्वेश्चन ये है कि फॉर्म अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। The center of the hole is at r/2 from the center of original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body। चलिए क्वेश्चन जो है ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r है। सो दिस इज द डिस्क ऑफ रेडियस r, ये वाला हमारे पास रेडियस r है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसमें से एक छोटा सा एक रेडियस कट आउट करते हैं, ये छोटा सा डिस्क जो है इसको बाहर निकाल देते हैं r/2 रेडियस का। मतलब पहले आपके पास ये पूरी डिस्क थी, अब आपके पास जो है ये वाली डिस्क प्लस ये वाला आपके पास एक और डिस्क है, ये वाली आपके पास एक और डिस्क है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। सो लेट अस सी, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट नंबर 1, this is object number 2 and this is going to be your object number 3। अब object number 1, 2 and 3,
ऑब्जेक्ट नंबर 1 और 3, लेट्स इसका मास है हमारे पास m1, ठीक है, m1 इज इक्वल टू वी कैन से m, और इसका सेंटर ऑफ मास r1 है ना। तो ये r1 बार जो है इसका एग्जैक्टली यहीं पर होगा बिकॉज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, तो ये वाला 0 0। अब ये m2 जो है इसका मास कितना होगा, सो m1 माइनस m3 जितना होगा, ये दोनों का सबट्रैक्शन होगा, ये दोनों का सबट्रैक्शन कर देंगे पहले वाले और तीसरे वाले का। अब इसका r2 बार हमारे पास कहाँ है ये हमको पता नहीं, और अगर यहाँ पर सपोज m2, यहाँ पर हमारे पास मास m2, ये वाला हमारे पास m1 इज इक्वल टू m, सो ये वाला m2, ये वाला भी हमको ढूंढना पड़ेगा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, दैट सेंटर ऑफ मास विल बी हियर, है ना। तो ये वाला कितना डिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये r, तो ये वाला कितना होगा r/2 और 0, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मालूम कि हमारे पास जो मासेस है ना, ये मासेस को हम लोग एरिया के फॉर्म में लेंगे। कैसे, सो इफ एरियल मास डेंसिटी of the disk is sigma, है ना। हम लोग क्या करेंगे, एरियल मास डेंसिटी ऑफ द डिस्क इज सिग्मा, सो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। तो ये पूरा मास तो हमारे पास n है ना, और इसका एरिया क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर, सो सिग्मा इज इक्वल टू वी कैन से पाई r स्क्वायर। लेट अस सी, अब हम लोग सारे जो मासेस है वो सिग्मा के फॉर्म में देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास m हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर सिग्मा, सो m1 इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू वी कैन से सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब m2, चलिए यहाँ पर हम लोग m3 ढूंढेंगे, तो m3 जो है हमारे पास क्या होगा, सिग्मा इंटू वी कैन से a3। कोई बोलेगा कैसे, देखिए बहुत सिंपल, कोई बोलेगा ये कहाँ से लाए, यूनिट जो एरिया हमारे पास यूनिट एरिया है उसका मास कितना होगा, तो यूनिट एरिया का मास सिग्मा होगा, तो हमारे पास एरिया तो पाई r स्क्वायर, तो इसका मास कितना होगा नहीं। अब हम लोग जो है m3 पे डायरेक्ट है, तो अगर हम लोग ऐसे ही रखेंगे कि अगर हमारे पास एरिया 1 यूनिट हुआ तो उसका मास कितना होगा, सिग्मा होगा, लेकिन हमारे पास एरिया तो हमारे पास कितना है, पाई r स्क्वायर, तो ये पाई r/2 का स्क्वायर, इसका मास कितना होगा, सो दैट m2 कम्स आउट टू बी वी कैन से सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर बाय 4, कितना होगा बेटा, पाई r स्क्वायर बाय 4, तो ये वाला कितना हो जाएगा, सिग्मा और इसका एरिया पाई r स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये वाला हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो है देखिए यहाँ पर r2 हमको नहीं पता है ना, लेकिन m2 हम लोग ये वाला होगा आपके पास सिग्मा पाई r स्क्वायर और सिग्मा पाई r स्क्वायर बाय 4, m1 और m3, तो दोनों का सबट्रैक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, सारे क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स आने वाले हैं उसकी जगह पे हम लोग जो है क्या करेंगे कि सिग्मा के फॉर्म में जो है हम लोग उसको रख देंगे। अब हम लोग देखिए क्या ये दोनों मास को हम लोग मिला दें तो ये वाला मास नहीं देगा, सो वी कैन से r1 बार, ये वाला मास लाने के लिए वो दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग r1 बार इज इक्वल, देखिए m1 प्लस m2 कर देना, m1 प्लस m2 कर दे तो हमारे को m2 प्लस m3 कर दे, m2 प्लस m3 कर दे तो हमको m1 मिलेगा। सो अगर ये दोनों को एक साथ में इसको यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये वाला मास मिलेगा, सो वी कैन से RCM फॉर दिस टू कैन बी रिटन हियर एज m1 m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार डिवाइडेड बाय m2 प्लस m3। क्या कर दिया मैंने, अगर ये वाला मास को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसका RCM मुझे पता है यहाँ पर मिलेगा, एक्जैक्टली यहाँ पर मिलेगा, सो m2 और m3 ये दोनों का मास मिला के m1 मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 0 है ना, RCM
हमको 0 0 मिलेगा। और M2 क्या है हमारे पास 3/4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर और R2 बार इज अननोन टू मी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 और यहाँ पर R3 बार क्या है हमारे पास, ये R3 बार इज इक्वल टू R/2 और 0 एंड डिवाइडेड बाय M2 प्लस M3 जिसको हम लोग जो है M1 भी कहेंगे। ओके, सो राइट डाउन इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। ये सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ भी नहीं आएगा, उसके साथ में मैथमेटिक्स की तरह लिखने में ही आपको समझ में आएगा। अब ये इसको हम लोग इधर ले जाते तो 0 0 मल्टीप्लाइड बाय M1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पर सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4 को अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 3R2 बार प्लस कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास बचेगा R/2 और 0। अब ये वाला कितना हो जाएगा 0 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसको हम लोग डिवीजन में ले जाते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 0 0 इज इक्वल टू वी कैन से 3R2 बार प्लस R/2 और 0। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा, अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये 0 डिवाइडेड बाय दिस एंड 0 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये वाला हो गया 0 0 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0 0 और ये वाला आपके पास आ गया 3R2 और यहाँ पर R/2 और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग जो है इसको हम लोग हटा के ये वाले ब्रैकेट को इधर लेके आते हैं तो 0 0 माइनस R/2 0 इज इक्वल टू 3R2 बार। अब 0 माइनस R/2 इज इक्वल टू माइनस R/2 और 0 इज इक्वल टू 3R2 बार, तो ये वाला कितना हो गया माइनस R/2 अपॉन 3 और 0 डिवाइडेड बाय 3 है ना, ये 3 को, तो ये वाला कितना आ जाएगा R2 बार। सो R2 बार मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस R/6 और यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 0 है ना, तो ये वाला आपके पास इसका आंसर है। ओके, सो इस वीडियो को पोस्ट करके एक नोट बनाइए, फिर बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, वीडियो को पोस्ट कर लिया, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास 7.17 क्वेश्चन नंबर 7.17 a meter stick is balanced on a knife at the edge at its center. A meter stick is balanced on a knife at the edge at its center. When two coins each of mass 5 gram are put one on the top of the other at 12 centimeter mark. Okay, so the stick is found to balance at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? Okay, चलिए, वो मीटर स्टिक होती है ना जिससे हम लोग कभी किसी क्लोथ की दुकान पे, किसी कपड़े की दुकान पे चले गए, तो किसी कपड़े की दुकान पे चले गए तो मीटर स्टिक नहीं होती जिससे हमको कपड़ा नाप के देता है वो व्यापारी, तो उसको हम लोग जो है पहले नाइफ की एज पे यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। ये मीटर है तो यहाँ से यहाँ ऑब्वियसली आपके पास 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी क्योंकि मीटर स्टिक है ना, तो पहले ये 50 सेंटीमीटर पे नाइफ की एज पे ये बैलेंस हो जाता था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, तो अब हम लोगों ने उसको बैलेंस किया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पे यहाँ पर हम लोगों ने 2 पॉइंट्स रख दिए, एक पॉइंट ये रख दिया और उसके ऊपर दूसरा पॉइंट रख दिया। अब ये 2 पॉइंट रख दिए, यहाँ पर देखिए कहा है क्या मीटर स्टिक इज बैलेंस एट द नाइफ एज एट इट्स सेंटर व्हेन 2 पॉइंट्स ईच ऑफ मास 5 ग्राम, मतलब टोटल 10 ग्राम का हम लोगों ने मास रख दिया, 10 ग्राम है ना, 10 और थोड़ा सा
ग्राम, ठीक है ना। 10 ग्राम का हम लोगों ने बैलेंस यहाँ पर कॉइन रख दिया। अब ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस नहीं हो रही, ये जो बैलेंस हो रही है पहले यहाँ पर होती थी, अब यहाँ पर हो रही है, मतलब अब बैलेंस हो रही है वो 45 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है। तो इसका मास क्या होगा, ठीक है, इसका मास क्या होगा, मतलब ये आपके पास मीटर स्टिक जो है उसका मास क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले ये उसके सेंटर ऑफ मास उसका यहाँ, अब हम लोगों ने यहाँ पर मास रख दिया तो ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा 5 सेंटीमीटर इस तरफ हिस्सा होगा उसका सेंटर ऑफ मास, तभी तो बैलेंस हो रही है। अब हम लोग इस पर देखें तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपके पास 45 सेंटीमीटर है ना। अब उसके पास उसका वेट, उसका now it is very easy to differentiate between center of gravity and center of mass। देखिए किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि ये दोनों में जो है फर्क क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोगों ने 10 ग्राम का मास रख दिया ना तो ये पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगी, लेकिन अभी भी उसको वेट कहां पर लग रहा है, यहां पर उसका वेट लग रहा है। किसका वेट, इसका, मतलब ये जो मीटर स्टिक है ना इसका वेट। तो ये वाला हो गया हमारे पास जो यहां से यहां तक 50 सेंटीमीटर पे है, वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, और ये वाला हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये वाला सेंटर ऑफ मास हुआ बेटा, ये वाला सेंटर ऑफ मास, और ये वाला आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इसका वेट आपको यहीं ऐसे लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर ये 12 सेंटीमीटर, और ये वाला आपके पास 45 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ आपके पास 50 सेंटीमीटर। सो इफ आई ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम, देखिए यहाँ पर आपके पास ये मीटर स्केल है। अब यहाँ पर आपको एक m1g लग रहा है ना। अब m1 कितना है आपके पास, ये है आपके पास 10 ग्राम, सो 10 into 10⁻³ किलोग्राम, और ये m1g आपको लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब आपने उसको बैलेंस किया है ये पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट O, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपके पास 45, और ये वाला डिस्टेंस है आपके पास 12 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सो 45 - 12 विल बी गिविंग यू 3, और यहाँ पर 3, मतलब यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 33 हो गया। अब आपके पास ये वाला वेट यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये 55। अब इसका मास हमको नहीं पता, किसका, ये मास ऑफ द दिस स्टिक, इसका मास हमको नहीं पता। सो वी विल अज्यूम लेट द मास ऑफ द मीटर स्टिक इस m, ठीक है ना, इसका मास m होगा। चलिए अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला m1g, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अब ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तभी तो ये मीटर की जो स्टिक है वो बैलेंस रहेगी ना। पहले यहाँ पर भी बैलेंस थी, मतलब यहाँ पर जितना टॉर्क लग रहा था उतना टॉर्क यहाँ पर भी लग रहा था, तो उस वजह से ये दोनों रोटेशनल इक्विलिब्रियम में थी, मतलब बैलेंस थी। अब देखिए यहाँ पर आपने ये लगा दिया तो एक मास की वजह से आपको एक टॉर्क ऐसा लगेगा और दूसरा टॉर्क ऐसा लगेगा। ये दोनों टॉर्क इक्वल होंगे तभी तो ये 45 सेंटीमीटर पर बैलेंस होगी, वरना ये रोटेशनल मोशन करेगी या बैलेंस ही नहीं होगी। सो हमको पता है व्हाट वी नो दैट m1 is equal to, we can say 10 into 10⁻³ किलोग्राम। अब आप देखिए यहाँ पर तो हम लोग जो है ये दो टॉर्क को बैलेंस करते हैं। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो m1g into this distance is r1, है ना, यहाँ से यहाँ 33 सेंटीमीटर, ये वाला r1 है। तो फोर्स ये वाला आपके पास हो गया r1 into m1g, ठीक है, माइनस, अब देखिए क्यों माइनस, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से ये टॉर्क पॉजिटिव और ये टॉर्क जो है आपके पास नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
सो यहाँ पर वेट इनटू दिस इज R2, ये वाला आपके पास R2 हो गया, इट विल बी इक्वल टू 0। सो R1 हमारे पास कितना था 33 सेंटीमीटर, सो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास M1 कितना है 10 इंटू 10⁻⁻³ और यहाँ पर G10। अब ये कितना है mg है ना, ये वाला W विल बी इक्वल टू मास इंटू G और ये R2 कितना है आपके पास, सो R2 इज 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया R2 5 सेंटीमीटर कैसे हुआ? तो सॉरी बेटा फॉर्मूला क्या था mg और यहाँ पर R2 जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपके पास 50 और ये वाला 45, तो ये वाला कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा ना, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? पहले ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, अब ये 45 पे बैलेंस हो रही है, यहाँ से यहाँ अब ये 45 पे बैलेंस हो रही है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 5 होगा, 5 सेंटीमीटर कितना उसका होगा। तो अगर हम लोग 10⁻² और G को निकाल दें है ना, ये 10 भी निकाल दें, ये G की जगह पे हम लोग ये वाला आपके पास 10 और ये G की जगह पे हम लोग G लिखते हैं, ठीक है ना, ये G और ये G मतलब 9 और G में गड़बड़ हो रहा है। चलिए तो ये G और ये G ये भी जो है निकल जाएगा और 10⁻² भी निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 33 इंटू 10⁻², ये तो निकल गया। अब ये दोनों 10⁻² आना और ये G भी निकल गया, ये वाला कितना हो गया आपके पास m इंटू 5 और 10⁻² निकल गया, इस इक्वल टू वी कैन से 0, ये वाला हो गया आपके पास 0। क्या निकल गया, ये 10⁻² दोनों में से निकला और ये G भी दोनों में से निकला, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा 33 इंटू 10⁻² और m इंटू 5 इज इक्वल टू 0। हमको तो m ही ढूंढना है, तो 33 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 5m, ये कितना हो गया 33 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू वी कैन से m। तो ये m कितना हो जाएगा, सो m विच इज नथिंग बट मास ऑफ द स्टिक इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 6.6, ये दोनों का डिवीजन कितना हो जाएगा आपके पास 6.6 इंटू 10⁻² किलोग्राम, यानी मास कितना होगा आपके पास 66 ग्राम्स है ना। तो 66 ग्राम विल बी द मास ऑफ द स्टिक है ना, तो स्टिक का मास क्या होगा 66 ग्राम आपके पास हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद जो है हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक और इसको जो है आप नोट बनाइएगा, इसको नोट बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.18। अब अगर हम लोग 7.18 पर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये 7.18 कैसे बनता है देखिए, यहाँ पर आपके पास 7.18 क्वेश्चन नंबर, a solid sphere rolls down two different inclined planes of the same heights but different angle of inclination. Will it reach the bottom with the same speed in each case? Will it take longer to roll down on one plane than the other? If so, which one and why? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए यहाँ पर आपके पास ऐसा स्लोप, दिस इज द स्लोप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास थीटा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन θ2। अब यहाँ पर आप देख रहे हो θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है ना, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप सॉलिड स्फीयर, यहाँ से सॉलिड स्फीयर हम लोग इस डायरेक्शन में भी उसको रिलीज करते हैं और ये डायरेक्शन में भी उसको रिलीज करते हैं। तो सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट्स बट डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। विल इट रीच द बॉटम एट द सेम स्पीड इन ईच केस? लेट अस फाइंड आउट कि ये वाला हमारे पास स्लोप नंबर 1 है और ये वाला हमारे पास स्लोप नंबर 2 है। अब हम लोगों को ये ढूंढना है कि क्या ये वाला जो है सेम स्पीड से नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये रोलिंग मोशन करेगा, याद है आपको रोलिंग मोशन करेगा। तो अगर यहाँ पर उसका
उसकी हाइट h होती है। पूरा आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है कि यहाँ पर जब पहुंचेगा ना तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, आपको याद होगा है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर mgh इज इक्वल है ना, अगर ये हाइट h, यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर h है तो दोनों के पास पहले सिर्फ इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये वाला कितना होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मास पे डिपेंड नहीं करता, सो mgh इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर। सो ये वाला mgh हमारे पास कितना हुआ, सो mgh इज इक्वल टू, अगर आपके पास 1/2, ये i की जगह पे हम लोग m के स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा की जगह पे v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिखेंगे, सो इट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। सो इफ यू टेक आउट 1/2 mv स्क्वायर एज कॉमन, so mgh is equal to 1/2 mv स्क्वायर। ये वापस हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं क्या, जो हम लोगों ने थ्योरी में भी किया था। तो 1/2 mv स्क्वायर अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये m और m अगर हम लोग यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। याद आया, यहाँ पर शायद मैंने स्मॉल h रखा था उस वक्त, मुझे स्मॉल अभी ऐसा कुछ था, जो भी हो ये हाइट हो, स्मॉल h हो या कैपिटल h हो नहीं, तो दोनों जो है ना, ये दोनों अगर यहाँ पर नीचे आएंगे ना तो दोनों सेम स्पीड से आएंगे, चाहे वो ऐसे स्लोप से आ रहा हो या ऐसे स्लोप से आ रहा हो। सो नोट बनाइए इसकी आप जो है नोट बनाइए, और फिर आप यहाँ पर लिखिए कि एट द बॉटम ऑफ ईच प्लेन द velocity of the sphere will remain the same. And the velocity will be क्या होगी बेटा, बताइए मुझे। v is equal to, ये वाला आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh है ना अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों स्फीयर सेम रेडियस के, तो दोनों की k भी सेम होगी। अब क्या होगी k, आपको याद है k कितना होगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5r, याद है आपको, स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। सो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 है ना, तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/5। तो ये कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा 2/5 है ना, तो ये 5 प्लस 2 और ये वाला 7। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10gh/7। इतनी वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है, दोनों स्फीयर एक सेम वेलोसिटी से नीचे की तरफ आएंगे। अब उन लोगों ने क्या कहा है, उन लोगों ने ये कहा है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके पास सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहा है, देखिए आप क्या बोलो, will it take longer to roll down one plane than the other। चलिए अब दोनों की स्पीड जो है वो तो सेम, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने आंसर कर दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर ये वाला d1 स्लोप है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपके पास d2 है ना, ये वाला आपके पास d2 है। अब दोनों नीचे की तरफ आएंगे, so obviously d1 is having larger value than d2 क्योंकि ये स्लोप कम है ना, d1 is having the larger value is d1। so यहाँ पर
आइडेंटिकल कंडीशन में है, ये दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में अगर हम लोग d1 लिखें तो u1 t1 प्लस 1/2 a1 इंटू t1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये वाला u2 t2 प्लस 1/2 a2 इंटू t2 का स्क्वायर। अब ये दोनों तो जीरो लिखे, दोनों u1 भी जीरो u2 भी जीरो, तो ये वाले टर्म्स तो हमारे पास जीरो हो जाएंगे। सो 1/2 a1 इंटू t1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 इंटू a2 इंटू t2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 एंड 1/2 विल आल्सो गेट कैंसिल, सो a1 इंटू t1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन a2 इंटू t2 का स्क्वायर, a2 इंटू t2 का स्क्वायर। सो t1 स्क्वायर विल हैव लार्जर वैल्यू देन t2 स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये a1 और a2 का क्या, मैं समझाता हूँ। t1 इज ग्रेटर देन वी कैन से t2, तो यहाँ पर उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब आप बोलोगे कि a1 और a2 का क्या कर दिया है, तो a1 और a2 का क्या कर दिया, उसकी जगह पे हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर a1 और a2 कहाँ गया, तो चलिए हम लोग इसकी बात करें, पहले इसकी नोट बनेगी फिर हम लोग बात करें, ठीक है। अब हम लोगों ने ऐसे लिखा था a1 t1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन a2 t2 स्क्वायर। सो a1 और a2 जो है इसको हम लोगों ने निकाल दिया था, मतलब ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में अगर ये बड़ा है ना तो t1 स्क्वायर विल हैव ग्रेटर वैल्यू देन t2 स्क्वायर। लेकिन इसका क्या है, तो चलिए हम लोग जो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे a1 अपॉन a2 इंटू t1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन t2 स्क्वायर। अब ये वाला जो है ना a1 अपॉन a2, ये वाला वैल्यू कितना होगा, सो इट विल हैव द वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगी, मतलब ये वाले टर्म्स को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब आप बोलोगे ये प्रूव कैसे करेंगे, तो चलिए अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो उसको g sin थीटा से आना चाहिए ना उसको g sin थीटा जितने एक्सेलरेशन से आना चाहिए g sin थीटा 1 से, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसको g sin थीटा 2 से उसको नीचे की तरफ आना चाहिए, यहाँ पर डायरेक्ट g sin थीटा की तरफ नीचे की तरफ आना चाहिए। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर, लेकिन वो आ रहा है a1 जितने एक्सेलरेशन, यहाँ पर a1 जितने एक्सेलरेशन से आ रहा है, यहाँ पर a2 जितने एक्सेलरेशन से आ रहा है। सो वी कैन से यहाँ पर आप एक मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने देखा वो पीछे हम लोगों ने जो है कुछ डिराइव किया था, याद मुझे नहीं आ रहा है वो, इट इज कमिंग विद द एक्सेलरेशन a1। हाँ, वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/d1, याद करो, और v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन ये वाला स्क्वायर रूट नहीं था, और ये वाला 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अभी मैंने याद किया। तो ये u तो जीरो है, तो अगर ये दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, ये वाला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a/d1, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, सो u स्क्वायर प्लस 2a/d1 इज इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। v स्क्वायर को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, ये तो जीरो निकल जाएगा, अब ये वाला 2 और 2 भी निकल जाएगा हमारे पास, तो a1/d1 इज इक्वल टू, अगर आपके पास gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो a1 इज इक्वल टू gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 1/d, है ना। और यहाँ पर आपके पास a2 वैसे ही जैसा होगा, तो a2 विल बी इक्वल टू gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यही फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे u स्क्वायर प्लस 2a2d2, है ना, यहाँ a1d1 लिखा है उसकी जगह पे a2d2, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1/d2, है ना। तो a2 जो है
ये वाला A2, देखिए ये दोनों सेम है, तो अगर दोनों का डिवीजन लेंगे A1 अपॉन A2, तो ये वाला कितना आ जाएगा, A1 इज 1 अपॉन D1 और A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन D2 है ना। तो ये 1 अपॉन D2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, D2 अपॉन D1, ठीक है। D2 अपॉन D1 हो गया, तो D2 तो छोटा सा है, D1 बड़ा है, तो A1 अपॉन A2 ये वाला कितना हो जाएगा, विल बी लेस देन 1, मतलब A2 इज हैविंग A1 अपॉन A2 इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन, लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये लेस देन 1 होने के बावजूद भी, मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 1, फिर भी जो है हमको ये वाली इक्वालिटी मिलती है। नाउ हियर वी कैन से A1 अपॉन A2, ये वाला लेस देन 1 है, तो ये वाला लेस देन 1 है, फिर भी ये वाला ग्रेटर मिलता है, तो ये तो कितना बड़ा होगा, तो T1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T2 स्क्वायर, तो ये वाला हमारे पास T1 इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा। कोई बोलेगा नहीं 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 नहीं, कोई आप जो है कोई दूसरे तरीके से कराएंगे, चलिए मुझे मालूम है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरीके से मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कराता हूँ। चलिए इसको जो है एक दूसरे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर g sin थीटा है, सो यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर A1 है, तो अभी मैंने देखा कि A1 हम लोगों ने वो रोटेशनल रोलिंग मोशन में प्रूव किया था g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, ये मैं मेरे सामने ही वो हमने प्रूव किया था, इट वाज 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। So A1, the acceleration with which the ball rolls down is equal to g sin theta upon 1 plus solid sphere, कितना आ जाएगा 2/5, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर भी अपना लिखा था। So A1 is equal to, अगर आप देखोगे ये, तो ये वाला हो जाएगा 5g sin theta upon 7, ठीक है, 5g sin theta upon 7। So A1 is equal to 5g sin theta, या तो A गिनो, चलिए A गिनो, तो A इज इक्वल टू 5g sin थीटा अपॉन 7। सो देखिए थीटा 1 का वैल्यू कम है, थीटा 1 का वैल्यू थीटा 2 से कम है, तो A1 इज इक्वल टू 5g sin थीटा 1 एंड A2 इज इक्वल टू 5g sin थीटा 2 है। तो अगर हमारे पास A1 अपॉन A2 है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया 5g sin थीटा 1 अपॉन 5g sin थीटा 2। सो ये वाला A1 अपॉन A2 इज इक्वल 5g कैंसिल हो गया, अपॉन 7 भी आएगा, यहाँ पर अपॉन 7 भी आएगा, तो 7 एंड 7, तो ये वाला हो जाएगा sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2। अब देखिए थीटा 2 कम है, थीटा 1 इज हैविंग लेस वैल्यू देन थीटा 2, so sin theta 1 is having less value than sin theta 2, so sin theta 1 upon sin theta 2 will be less than 1, so A1 upon A2 is less than 1, जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, so A1 is less than A2। ये एक्सेलरेशन कम है, ये एक्सेलरेशन कम है, ये एक्सेलरेशन ज्यादा है, ये एक्सेलरेशन कम है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे V1 is equal to U1 plus A1 into T1 and V2 is equal to U2 plus A2 into T2। अब हम लोगों ने देखा था यहाँ पर V1 उसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर V2 उसकी वेलोसिटी है ना, तो ये दोनों वेलोसिटी तो सेम रहती है, तो क्या हम इसकी नोट बनाएंगे, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम, ठीक है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम, तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे U1 प्लस A1 T1 इज इक्वल टू U2 प्लस A2 T2, होगा ना गाइस? हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। अब U1 तो दोनों की 0 है, U2 की 0 है, सो A1 T1 इज इक्वल टू A2 T2। अब हम लोग देखेंगे A1, यहाँ पर हम लोग देखेंगे T1 अपॉन T2
इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे A1 अपॉन A2 लेस देन 1 तो A2 अपॉन A1 ग्रेटर देन 1 होगा। सो T1 अपॉन T2 इज ग्रेटर देन A2 अपॉन A1। इससे उल्टा तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। सो T1 इज हैविंग ग्रेटर वैल्यू देन T2। ये इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कम टाइम। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।